लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी पोस्टमास्टर मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। काम शुरू करते ही पहले पहल पोस्टमास्टर को उदयपुर गांव जाना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। गांव के पास ही एक नील कोठी थी, इसलिए कोठी के स्वामी ने बहुत कोशिश करके यह नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्टमास्टर की हुई। एक अंधेरी आठ चाला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमास्ते विराग जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत न रहती थी, न वे शिष्टजनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खासतौर से कोलकाता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो उद्धृत हो जाते हैं या अप्रतिभ, इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल न हो पाता। इधर काम भी ज़्यादा न था। कभी कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते, उनमें इस प्रकार के भय व्यक्त करते, दिन भर तरु पल्लव का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। लेकिन अंतर्यामी जानता है कि यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु पल्लव समेत इन सारे वृक्ष पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादल को दृष्टि से ओझल कर देता, तो यह मृतप्रिय भद्र वंशधर नवीन जीवन का लाभ कर लेता। पोस्टमास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथ से बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मृत पितृहीन अनाथ बालिका इनका कामकाज कर देती थी। उनको तो बहुत थोड़ा खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रत्ना, उम्र 12-13। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना न दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकर धुआं उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ आबुलों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता, जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी इसरत हृतकंप होने लगता, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज़ लगाते। रतन रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज़ की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज़ पर अंदर न आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्टमास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूँ रसोई में। पोस्टमास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपना गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है? बड़ी लंबी बातें हैं। बहुत सी याद हैं, बहुत सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता से उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से 2-1 शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों मिलजुल कर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेल रहे थे। अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं की अपेक्षा इस बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बात करते करते कभी कभी काफ़ी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक देती। उन्हीं से दोनों की रात्रि भोज का काम चलता जाता।
कभी कभी शाम को इस बृहदाट्टाला के एक कोने में ऑफिस की 8 की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात चलाते। छोटे भाई की बात, माँ और दीदी की बात, प्रवासी में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कतार हो उठता उनकी बात, जो बातें उनके मन में बार बार उदित होती रहती, पर जो नील कोठी की गुमसत के समान किसी भी तरह न उठाई जा सकती थी। उन्हीं बातों को इन अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों की अपरिचित के समान खुद भी माँ, दीदी, दादा कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों के एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता मानो कलांत धरती का उस निश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहाँ का एक हठी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत करुण स्वर में अपनी नालिश दोहरा रहा है। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षा के धुंधले लहलाने चिकने मृदुल तरु पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्ष के भानविष्ट सपूतकार बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोते जाते कि इस समय यदि कोई आत्मीय अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संलग्न कोई स्नेह की प्रतिमा मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्होंने ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबती दोपहर के पल्लव मम्र का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उन सब पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ श्वास लिया और फिर आवाज़ लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वह मालिक की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ती हुई आई और हाफती हाफती बोली, भैया जी बुला रहे थे? पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ बड़ा आ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए थे। रात दिन मेंढक की टर टर और वर्षा की आवाज़। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। हट के लिए नाव में चढ़ना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथासमय उसकी बुलाहट न हुई तो खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। देखा, पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झटपट लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे? पोस्टमास्टर ने कतार स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे सर पर हाथ रख कर तो देख। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग के पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पान की इच्छा होती है। तत् ललाट पर शंख की चूड़ियाँ पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही कोई स्नेहमय नारी के रूप में माता या दीदी बैठी है और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ न गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, यथासमय गोली खिलाई, सारी रात सिन्हारे बैठी रही, अपने हाथ पत्ते तैयार किया और
सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग शैय्या छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया कि अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहाँ से बदली करनी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कोलकाता दस्तावेज भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपना स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट न होती थी। वह बीच बीच में झांककर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दस्तावेज के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इसी उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही जा रहा हूँ। रतन, कहाँ चले जाओगे भैया जी? पोस्टमास्टर, घर जाऊँगा। रतन, फिर कब लौटोगे? पोस्टमास्टर, अब नहीं लौटूंगा। रतन ने और कोई बात न पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दस्तावेज दी थी, पर दस्तावेज नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफ़ा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में किसी ने कोई बात न की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेदकर वर्षा का पानी मिट्टी के ओसरे में टप टप करता टपकता रहा। बड़ी देर के बाद इतने धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंका उठ रही थी। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है? किन कारणों से यह बात संभव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक न समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, ये कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कोलकाता की अपनी आदत के अनुसार वे ताज़े पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका यह पूछ न सकी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़ाके से जल्दी न पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव में एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उनसे कह जाऊंगा कि वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दया हृदय से निकली थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है? रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया। उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं रह नहीं सकती, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी न देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर कहा, रतन, मैं तुझे कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ।
इससे कुछ दिनों तक तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो रुपये मिले थे उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपये जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और यह कहते कहते वह तुरंत वहाँ से भाग गई। अभूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ श्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुल्ली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती असुरधारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बहुत अव्यर्थ में व्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथिनी को साथ ले आएं, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे का शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक को उदास हृदय में यह सत्य उद्धृत हो रहा था, जीवन में न जाने कितने वियोग हैं, किसका मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आएं। आशा के इसी बंधन से बंधी वह किसी भी तरह दूर न जा सकती थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। बल से बल प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी दोनों बाहों से जकड़कर तू भरसक छाती में छिपाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रक्त चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पोस्ट मास्टर, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।